अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने छोड़ दिया था MCQ नंबर 12 पर। अगर हम MCQ नंबर 13 को देखें तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर आर डैश। इसके अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। टोटल वेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर दिस। एस रिपीट हो रहा है, टोटल नंबर है 5, तो टोटल वेज का कंडीशन टोटल वेज की बन जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। NPR के फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये बराबर होता है n माइनस आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसका ये आंसर है, नन ऑफ दीज। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये बराबर होता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आप बोर्ड की दूसरी जानिब देख लें तो मैंने लिखा हुआ ये रहा, अभी मिटाया भी नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है NPR का। NCR का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। तो बस इसमें r यहाँ के बजाय यहाँ लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर है सी। कह रहे हैं एप्पल को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। टोटल लेटर्स है 5 और रिपीटेड हैं 2, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ छोटी छोटी बातें थी। मज़ीद हम आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। देखें भाई, MCQ नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, द साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है, साइक्लिक का क्या मतलब होता है भाई। ठीक है, एक सर्कल की फॉर्म में सर्कुलर मैंने लिखा हुआ है, सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका ये आंसर है n-1 फैक्टोरियल। सर तो फिर यहाँ क्यों लिखे हुए बेटा, इसलिए लिखे हुए कि ये स्लाइड तो अभी आगे बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी स्लाइड, इमेज चेंज हो जाएगी, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखे हुए क्योंकि अभी हम आगे इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं सेमी साइक्लिक, सेमी का मतलब क्या होता है, इसका हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ निकालेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका ऑप्शन है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। फिर कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सीटेड इन अ रॉ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इन अ रॉ की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल। इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी रहेगा n फैक्टोरियल। n का मतलब 5 पर्सन है, तो 2 आंसर हो सकते हैं, या तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल या तो इसका आंसर होगा क्या बेटा 120 वेज। तो यहाँ फैक्टोरियल में नहीं दिया हुआ, इन डिजिट्स दिया हुआ है, 120 इसका आंसर हो गया। कह रहे हैं कि ये बताएं 8 अलग अलग कलर की बीड्स किस तरीके से एक नेकलेस में लग सकती है। मैंने बताया भाई नेकलेस होगा तो क्या होगा n-1 अपॉन 2, इसका मतलब सेमी सर्कुलर परमुटेशन होगी। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या बेटा n-1, यानी टोटल वेज का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 अपॉन 2, 8-1 अपॉन 2, दैट इज़ क्या हो जाएगा बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी ये तो 2 ही रहेगा, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल का आंसर निकालेंगे, 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। कह रहे हैं अच्छा, ये तो हमने पिछली क्लास में 1-2 लेक्चर पहले देखा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 4 डिजिट नंबर्स कैसे बनाए जा सकते हैं इन नंबर्स की मदद से। जब नंबर क्या हो बेटा, एक रिपीटेड कंडीशन के अंदर हो, जब नंबर रिपीट किए जा सकते हों, जब नंबर रिपीट किए जा सकते हों, तो इनकी मदद से 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे ये आपको मैंने सिखा दिया है। 23 में कह रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फ्रॉम बाय द डिजिट्स इफ द नंबर्स कैन बी रिपीटेड। ये नंबर्स के सवालात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, बगैर ज़ीरो वाले भी मैंने करवाए हैं, इसमें ज़ीरो है, मैंने ज़ीरो वाले भी आपको करवा दिए हैं। ये हमारी बात हो गई है MCQs नंबर 23 तक की। आप कहेंगे सर आप तो घोड़े पर सवार हो गए हैं हवा के, इतनी स्पीड से करा रहे हैं बेटा। इसलिए हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि मैं गुज़िश्ता 3-4 लेक्चर्स के अंदर बहुत तफसील के साथ इसकी एक एक बात बता चुका हूँ, तो लिहाजा अब आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। कह रहे हैं 4 पर्सन्स एंटर अ क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर 6 सीट्स। कितने लोग आए हैं, 4 लोग हैं और हमारे पास सीट्स कितनी है 6 सीट्स। ठीक है, जो सीट्स हैं ये कितनी है हमारे पास 6 सीट्स हैं। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज दे कैन टेक देयर सीट। एक रेलवे कंपार्टमेंट में अगर कभी आप ट्रेन वगैरह में सफ़र किया हो, जो कि आमतौर पर हम सब ने सफ़र किया होता है, तो उसकी बोगीज़ होती हैं। ठीक है, उसकी बोगी में 2 बड़ी सीट्स यूँ लगी हुई होती हैं, एक एक छोटी सीट सामने होती है। अब हम पाकिस्तान रेलवे की बात नहीं कर रहे, बाहर ममालिक में छोटी सीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बाहर ममालिक में ऐसी भी ट्रेन है कि 2 छोटी सीट्स यहाँ हैं, 2 छोटी सीट्स यहाँ हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि किस मुल्क के पर्टिकुलर रेलवे की बात हो रही है। सवाल में ये कहा जा रहा है क्या
और पाकिस्तान रेलवे तो अज्यूम भी नहीं करें, मतलब इतना बेकार रेलवे सिस्टम है, तो हम सपोज करेंगे जनरल। क्या कह रहे हैं, 4 लोग आए और उस बोगी के अंदर, ट्रेन के उस डब्बे में या उस कंपार्टमेंट के अंदर 6 सीट्स अवेलेबल हैं। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के तहत, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कि अगर अरेंजमेंट मैटर करती है तो परमुटेशन है, अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। तो अरेंजमेंट मैटर कर रही है, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये रहा भाई फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट हो सकते हैं, एसी वाला कंपार्टमेंट हो सकता है, लोअर एसी कंपार्टमेंट हो सकता है, इकोनॉमी कंपार्टमेंट हो सकता है। कह रहे हैं फर्स्ट क्लास अच्छे पढ़े लिखे अमीर लोगों का जो एक कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में जब हमें 4 लोगों को इन 6 में से सीट्स पे सिलेक्ट करना है, तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा NPR, यानी टोटल वेज बराबर होगा 6 में से परमुटेशन बनाएंगे हम 4 की। 6 में से परमुटेशन बनाएंगे हम कितने की बेटा, 4 की। अब जब हम 4 की परमुटेशन बनाएंगे तो सारा ये तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, डायरेक्ट कैसे करें, तो भाई डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसका मतलब ये हुआ बेटा इस n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू कितनी है 4। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो भाई n की जगह तो लिख दिया 6 फैक्टोरियल, जब n माइनस r करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसा ही है ना भाई, 6 माइनस जब हम 4 कर देंगे तो 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो नीचे आएगा बेटा 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आप आंसर जानते हैं, ये होता है 720, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है 2 1 जा, ये आ जाएगा 360। आप देख लें भाई 360 किसी का आंसर है, ये रहा भाई 360। अच्छा जी, एक और टेक्निक बता रहा हूँ, सिर्फ इसी पर्टिकुलर MCQs के लिए, सब जगह अप्लाई नहीं हो सकती। ये 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। 2 इवन नंबर का हमेशा रिजल्टेंट कोई इवन नंबर ही हो सकता है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इसका मतलब ये दोनों हो ही नहीं सकते थे, ये दोनों हो ही नहीं सकते थे। तो आपके पास चांस रह गया था या तो 362 होगा या तो 360 होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल 3 ऑड नंबर लिखे हुए आए 360, 61, 63, 65, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 360 आपका आंसर हो जाएगा। 2 इवन का आंसर कभी ऑड नहीं आ सकता। फिर कह रहे हैं 4 स्टूडेंट्स अराइव्ड एट हैदराबाद, मतलब उनको ट्रेन बहुत अच्छी लगी, फिर वो सफ़र करने चले गए, हैदराबाद जा रहे हैं भाई। वेयर देयर आर 6 कॉलेजेस, अच्छा जहाँ पर 6 कॉलेजेस हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे ज्वाइन, ये नज़र नहीं आ रहा, बार में पढ़ के सुना रहा हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन दे ज्वाइन द कॉलेजेस ईच एट डिफरेंट कॉलेज, हर एक अलग कॉलेज में जाएगा, हर बच्चा एक अलग कॉलेज में। इसका मतलब रैंडम सिलेक्शन नहीं है। जब रैंडम सिलेक्शन नहीं होती तो ऑर्डर मैटर करता है, ये भी परमुटेशन है। टोटल 6 कॉलेजेस हैं, 4 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इसका आंसर भी यही आ जाएगा 360। 26 वाले में देखिए, कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन 1, अ वाइस कैप्टन 2 और अ विकेट कीपर 3। कह रहे हैं 3 लोग सेलेक्ट करके दिखाएं, कितने में से, एक क्रिकेट 11 में से। इसका मतलब टोटल वेज का फॉर्मूला बनेगा NPR। मैंने आप लोगों को ये भी इंट्रोडक्शन में समझाया था, कैप्टन, वाइस कैप्टन, विकेट कीपर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, तो क्या होगी, परमुटेशन होगी। N का मतलब क्या है बेटा 11, क्रिकेट 11 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा P। R का मतलब एक कैप्टन, दूसरा वाइस कैप्टन, तीसरा विकेट कीपर, 11P3। इसी फॉर्मूले से आप 11P3 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही MCQ नंबर 27 है। अब आप इसको पढ़िएगा और इसको पढ़ के खुद से सॉल्व आप लोगों ने करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। सर ये भी बता ही दें, सारी चीज़ें अगर मैं बता दूंगा तो आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो MCQ नंबर 27 नोट कर लें अच्छे से, अदरवाइज PDF की फॉर्म में आपको मिलेगा, तो आपने ये वाला MCQ खुद से सॉल्व करना है। हम आ गए MCQ नंबर 28 पर। देखिए भाई जल्दी जल्दी से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बस 40 MCQs हैं और हमारा ये परमुटेशन का एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, फिर 2-3 लेक्चर्स कॉम्बिनेशन के लगेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम दोबारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर पढ़ेंगे। कह रहे हैं अ जेंटलमैन है 6 स्पेयर रूम। एक गेस्ट रूम में फॉर एग्जांपल मैं वो जेंटलमैन हूँ, आप वो जेंटलमैन हैं, किसी होटल का मैनेजर है वो जेंटलमैन है, उसके पास एक हॉस्टल के अंदर, एक होटल के अंदर कितने रूम्स हैं बेटा, 6 रूम्स।
आप यहाँ से पाकिस्तान टूर के लिए जाएं या दूसरे शहरों में जाएं जहाँ पर आपके कोई रिलेटिव नहीं रहते, तो यकीनी तौर पर आप वहाँ किसी होटल में, किसी जो है वो गेस्ट हाउस में रुकेंगे। वहाँ पर आप गए तो आपको मैनेजर ने कहा कि भाई मेरे पास 6 स्पेयर रूम्स हैं गेस्ट को रुकवाने के लिए। कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन बी अकोमोडेट 3 गेस्ट। अगर 3 गेस्ट आए हैं और हर गेस्ट ने ईच इन अ सेपरेट रूम, फिर से हर एक का रूम अलग अलग होगा, तो क्या अप्लाई हो रही है भाई? परम्यूटेशन अप्लाई हो रही है। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करवा दूंगा। मिसाल के तौर पर हम 6 लोग हैं भाई, एक मैं हूं, एक आप हैं बेटा और एक आप हैं, हम 3 लोगों को ये चाहिए। 6 कमरे हैं, 6 लोग नहीं है, माय मिस्टेक, 6 कमरे हैं, हम 3 लोग हैं। मैंने सबसे पहले वहां पहुंचकर रूम नंबर 1 अपने लिए बुक कर लिया, तो अब आपके पास कितने रूम्स बच गए? इसका मतलब मेरे पास 6 रूम्स की चांसेस थे, एक रूम बुक हो गया, अब उसमें मैं रहूंगा क्योंकि सबका सेपरेट रूम है। आपके पास कितने रूम के चांसेस हैं? 5। फॉर एग्जांपल आपने भी एक रूम बुक करा लिया, तो आपके पास कितने चांसेस होंगे? 4, 6 5 30, 30 4 120 वेज। तो आपको इसके ऊपर वो पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की, 6p वाला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, 6p3 कर लेंगे तब भी हमारे पास आंसर ऐसा आ जाएगा। कह रहे हैं फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 18 मेंबर्स 1 डायरेक्टर 1 डिप्टी डायरेक्टर इज टू बी चूजन 18p2। ठीक है, कैटेगरी बताती है 18 लोग हैं, उनमें से 2 चूज करने। कह रहे हैं अ मैन हैज 6 कोट्स, एक शख्स के पास 6 कोट हैं, 7 शर्ट्स हैं और 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स हैं। इन हाउ मैनी वेज ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स। किसी दावत में, किसी पार्टी में, पढ़ाने के लिए, किसी फंक्शन में, कहीं पर भी एक शख्स तैयार होकर जाना चाहता है, उसके पास 6 कोट्स अवेलेबल हैं, 7 शर्ट्स अवेलेबल हैं और 8 ट्राउज़र या पैंट्स उसके पास अवेलेबल हैं। उसको तैयार होना है, पैंट भी पहननी है, शर्ट भी पहननी है और उसके ऊपर वो कोट पहनना चाहता है। तो जब ऐसी अलग अलग कैटेगरीज होंगी तो फिर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टोटल वेज बराबर होगा n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3। तो बेटा n1 कितना है? 6, n2 कितना है? 7, n3 कितना है? 8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 31 वाले में कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डॉटर। होमवर्क है, इसमें कोई एक भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा भाई? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की ये वाली वैल्यू होती है, अगर आप लोगों ने याद कर रखी हो। 32 में कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 3 इंग्लिश 2 उर्दू 3 सिंधी बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो एज कीप ऑल द बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर। एक साथ रिपीटेशन अलाउड, यानी कि अगर आपके पास क्या है भाई? 3 इंग्लिश की किताबें हैं, 2 उर्दू की किताबें हैं और 2 सिंधी की किताबें हैं और रिपीटेशन अलाउ है। सर रिपीटेशन कहाँ लिखा भाई? ये कह रहे हैं भाई द बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर, यानी इंग्लिश की बुक तीनों एक साथ रखी जाएंगी, उर्दू की बुक तीनों एक साथ रखी जाएंगी, सिंधी की बुक तीनों एक साथ रखी जाएंगी। तो इसका फॉर्मूला बनता है, टोटल वेज की कंडीशन बनती है जब रिपीटेशन अलाउ हो और एक से ज़्यादा इंडिविजुअल कैटेगरी है, तो फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n3 फैक्टोरियल। अगर 4 कमोडिटीज होती तो 4 n का मतलब है टोटल कितनी कमोडिटीज हैं। एक इंग्लिश की बुक है, यानी कितनी कैटेगरीज हैं? इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, 3 कैटेगरीज हैं, तो n फैक्टोरियल की जगह पर आ गया 3 फैक्टोरियल। n1 का मतलब कितनी बुक्स हैं इंग्लिश की? 3, तो ये हो गया बेटा 3 फैक्टोरियल। उर्दू और सिंधी की कितनी कितनी बुक्स हैं? तो ये है 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 144 वेज आ जाएगा। अब मुझे ज़बानी कैसे याद है, क्योंकि बेटा ये आपकी फर्स्ट की किताब का सवाल है और मैंने वहाँ पर बच्चों को रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है, तो मुझे इसका जवाब याद है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चाहें तो बोर्ड की तस्वीर क्लिक कर लें, अपने पास से स्क्रीनशॉट ले लें, हम फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। बस 6-8 MCQs हमारे और रह गए। ठीक है, देखिए भाई MCQs नंबर 33 पढ़े भाई। क्या कह रहे हैं? अरेंज इन अ रॉ मैं बता चुका हूँ भाई क्या होता है, क्या करते हैं रॉ वाले में। हाँ शाबाश, अब तो आप जवाब देने के लिए एलिजिबल हो गए। ये लिखा हुआ भाई रॉ होती है तो क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल। कितनी चीज़ों को, कितने कमोडिटीज़ को, कितने नंबर्स को एक रॉ के अंदर अरेंज करना है? कितने भाई? सर 8 हैं, तो इसका आंसर बनेगा बेटा 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर बीट कैन अरेंज इन अ सर्कल टेबल इन अ सर्कुलर परमुटेशन। 8 हैं तो ये हो जाएगा बेटे 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल
color beads arranged in a circle on a table. Find the number of ways in which 8 different 7 factorial. इसमें से तो चारों में से कोई आंसर नहीं, बहरहाल मैं इसको देखूंगा, बताऊंगा ये क्या सिलसिला, या तो ऑप्शन में कुछ मुझसे मिस्टेक है या तो कुछ सवाल इनकम्प्लीट है, इसको देखेंगे हम बहरहाल। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर बीड्स फॉर्म इन अ नेकलेस। ये रहा भाई नेकलेस, ये रहा फॉर्मूला नेकलेस का, अप्लाई करेंगे आप लोग। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 9 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, ये गार्लैंड का भी यही फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 वॉवल्स 3 कॉन्सोनेंट्स। अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बात। वॉवल्स क्या होते हैं सर? वो हमने पढ़े 5 होते हैं वॉवल्स। हमारे कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहरहाल एक नई तादाद बताते हैं और वो बिल्कुल जेन्युइन तादाद बताते हैं। मैं वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, इंग्लिश के सर ने आपसे जिक्र किया होगा, उनके बकौल वॉवल्स 5 नहीं होते, लेकिन हमने वॉवल्स 5 समझे हुए हैं। हमारे मुल्क में 5 ही वॉवल्स हैं, तो लिहाजा टोटल लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं बेटा? हमारे पास ABCD में टोटल लेटर्स होते हैं 26, उनमें से 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वॉवल्स नहीं होते उनको क्या कहते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये पहले पता था आपको कि उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं? नहीं पता था। अभी तो मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई तुम लोग? मुझे भी नहीं पता था, तो 4-5 साल पहले हमें भी पता चल गया पढ़ाते पढ़ाते, तो जैसे मुझे पता चल गया आज आप लोगों को पता चल गया, सही है ना भाई? और इससे हमारे सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि दोनों की तादाद दी हुई है। कह रहे हैं 2 वॉवल सेलेक्ट करें, 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करें, कितने में से? अब वो बहुत ज़रूरी है, अब मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके MCQs आप लोगों को करवा दिए। कह रहे हैं क्या? 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स, 4 वॉवेल्स और 7 कॉन्सोनेंट्स में से। वॉवेल्स की अपनी एक कैटेगरी होती है, कॉन्सोनेंट्स की अपनी कैटेगरी होती है, इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है। यानी 4 में से 2 वॉवेल्स यानी कि 4P2, और जब 2 कैटेगरी हों तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 में से 3 कॉन्सोनेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 7P3। अब आप ये जानते हैं इसका फॉर्मूला बनेगा भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर ये 2 कहाँ से आया? बेटा आपको पता है अपॉन में होता है n-r, मतलब 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 4 फैक्टोरियल। तो भाई 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। 7 फैक्टोरियल आप जानते हैं कितना होता है बेटा? जो भी आपके पास 7 फैक्टोरियल होता है, 7 कॉन्सोनेंट्स है या 8 कॉन्सोनेंट्स है, जो भी है, इन चारों में से भी शायद इसका कोई ऑप्शन बन नहीं रहा। आपका जो भी आंसर आ रहा होगा वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ठीक है भाई, हम बढ़ जाते हैं अगले MCQs की जानिब। देखें भाई क्या हो रहा है। बस ये आखिरी हमारी स्लाइड है और हमारा परमुटेशन का टॉपिक, जो सिंपल परमुटेशन, ग्रुप परमुटेशन के लॉजिकल सवालात थे, सिंपल सवालात थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर अगर कोई गुंजाइश बची तो इंशाअल्लाह कॉम्बिनेशन के टॉपिक के साथ मैं परमुटेशन को मर्ज करूँगा। कह रहे हैं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स बी यूज 1 इन ईच नंबर। आपको सिखा चुका हूँ मैं। 39 वाले में क्या है बेटा? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 डिफरेंट नंबर्स वाले सवाल तो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप लोग 38 और 39 को सॉल्व करेंगे। 40 वाले का मैं फिर बता देता हूँ, जबकि ये भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें आई रिपीट हो रहा है 1 2 3। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो भी नंबर आएगा बेटा वो आपका क्या है? आंसर है। तो ये हो गया हमारा परमुटेशन का टॉपिक कंप्लीट। और जब हमारा ये परमुटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो बेटे हमने अब तक इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लें। हमने डेफिनेशंस पढ़ ली कॉम्बिनेशन परमुटेशन की, हमने 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, ऑड नंबर्स पढ़ लिए, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बाकायदा तौर पर ग्रुप परमुटेशन पढ़ाया। ग्रुप परमुटेशन के बाद डिफरेंट परमुटेशंस के हवाले से बता दिया। तो होपफुली आपको इन 40 MCQs की मदद से काफ़ी हद तक काम करने में आसानी हो गई होगी। अगर आपको बेटा इंस्टीट्यूट की जानिब से कोई हैंडआउट मिला है और उसके अंदर करीबन कोई 60-70 MCQs परमुटेशन के मौजूद हैं, तो अभी आपने वो सॉल्व नहीं करने, क्योंकि उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के मिक्स सवालात हैं। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है तो बेटा ढूंढ लें उसके अंदर से परमुटेशन के कौन कौन से हैं, निकाल के सॉल्व करें, मुझे बहुत खुशी होगी। जब तक बेटा प्रैक्टिस करते रहें, अपना घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे मेरे इंस्टीट्यूट की टीम को अपनी खास दुआ में रखें। अल्लाह मुहाफ़िज़ हो निगहबान।